नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते और स्वागत है। आज हम वायुमंडलीय प्रदूषण के पीछे जो विज्ञान है उसे परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत बेसिक लगता है ना? लेकिन इसका जवाब ही प्रदूषण की पूरी कहानी की नींव है। देखिए, हमारी हवा असल में कई गैसों का एक बहुत ही नाजुक, संतुलित मिश्रण है, और जब यही संतुलन बिगड़ जाता है तभी असली समस्या शुरू होती है। तो वैज्ञानिक भाषा में वायु प्रदूषण का मतलब असल में यही है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि हवा के अपने ही मिश्रण में एक गड़बड़ी है। जब जहरीली गैसें या फिर बहुत छोटे छोटे कण इस अनुपात को, इस बैलेंस को बिगाड़ देते हैं, तो हम उसे प्रदूषण कहते हैं। इस विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि यह प्रदूषण आता कहाँ से है। इसके बाद इसके अलग अलग रूपों को जानेंगे, कणों की उस अदृश्य दुनिया में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये सब मिलकर एक खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रिया को जन्म देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये प्रदूषण आता कहाँ से है, इसकी जड़ क्या है। चलिए प्रदूषण के स्रोतों पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पे कहें तो हम प्रदूषण के स्रोतों को 2 बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक वो जो कुदरत से ही पैदा होता है, और दूसरा वो जो हमारी यानी इंसानों की गतिविधियों से। ये जानना काफी दिलचस्प है कि प्रदूषण हमेशा इंसानों की वजह से नहीं होता। प्रकृति खुद भी प्रदूषण पैदा कर सकती है, जैसे कि जंगलों में लगने वाली आग से उठता धुआं, ज्वालामुखी विस्फोट से निकली राख और गैसें, या फिर जब पेड़ पौधे और जीव जंतु सड़ते गलते हैं तो उनसे भी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें हमारे वायुमंडल में मिल जाती हैं। और फिर आते हैं मानव जनित स्रोत, जिनसे हम ज्यादातर परिचित हैं। गाड़ियों और कारखानों में ईंधन के जलने से निकलने वाली गैसें और धुआं, हवा में तैरते वो छोटे छोटे कण, और यहाँ तक कि गर्मी भी प्रदूषण का ही एक स्रोत है। अब जब हम ये जान गए हैं कि प्रदूषण कहाँ से आता है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये हवा में किन रूपों में मौजूद होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक तरह का नहीं होता। तो प्रदूषकों के 2 मुख्य रूप हैं। एक है गैसीय, यानी वो गैसें जो हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन हवा का हिस्सा बन जाती हैं, और दूसरा है कणीय, जिसमें हवा में तैरते हुए ठोस कण या तरल की बूंदें शामिल होती हैं। गैसीय प्रदूषकों में सबसे आम है कोयला, पेट्रोल और डीजल के जलने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। और फिर हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, जो पुराने फ्रिज, AC और स्प्रे कैन से निकलती थी। ये गैसें इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में जाकर हमारी ओजोन परत को सीधा नुकसान पहुंचाती हैं। अब आते हैं प्रदूषण के दूसरे रूप पर, जो अक्सर दिखाई नहीं देता लेकिन होता बहुत शक्तिशाली है। चलिए इन छोटे छोटे कणों की जटिल दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कणीय पदार्थ, या जिन्हें पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं, आखिर है क्या? ये हवा में तैरते ठोस कणों और तरल बूंदों का एक मिश्रण है। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो है इनका आकार। क्यों? क्योंकि इनका सारा खेल इनके आकार पर ही निर्भर करता है। ये जो 10 माइक्रोमीटर का आंकड़ा है ना, ये बहुत ज्यादा अहम है। इसे एक तरह की एक बॉर्डर लाइन समझिए। जो कण इससे बड़े होते हैं वो तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जमीन पर या किसी सतह पर बैठ जाते हैं, लेकिन जो कण 10 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं वो इतने हल्के होते हैं कि हवा के साथ ही तैरते रहते हैं और सीधे हमारी सांसों के जरिए हमारे फेफड़ों में पहुंच सकते हैं। इसी श्रेणी में आते हैं एरोसॉल। ये 1 से 10 माइक्रोन के बीच के बहुत ही छोटे कण होते हैं जो पावर प्लांट और कारखानों से निकलते हैं। इनका असर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। ये एक तरफ तो हानिकारक रेडिएशन को सोखते हैं, तो दूसरी तरफ बादलों की चमक को भी बढ़ाते हैं। इसी चमक को वैज्ञानिक भाषा में एल्बिडो कहते हैं, जिसका मतलब है कि बादल सूरज की रोशनी को ज्यादा वापस अंतरिक्ष में भेजते हैं और इससे जमीन के तापमान पर असर पड़ सकता है। एरोसॉल के अलावा धूम्र, धुआं और कालिख जैसे कण भी होते हैं, जो साइज में और भी छोटे होते हैं। ये अक्सर कचरा जलाने या दूसरी औद्योगिक प्रक्रियाओं से पैदा होते हैं। कणीय प्रदूषकों में एक और महत्वपूर्ण नाम है फ्लाई ऐश का।
ये कोयले से चलने वाले बिजली घरों से निकलने वाला एक बहुत ही बारीक पाउडर है, जिसमें सिलिकॉन, एल्यूमीनियम और आयरन जैसी धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। और इसका असर दोहरा होता है। ये पौधों की पत्तियों पर जम जाता है, जिससे उनके भोजन बनाने की प्रक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। और साथ ही ये इंसानों और दूसरे जीवों में सांस से जुड़ी बीमारियों का एक बड़ा कारण भी बनता है। और अब हम अपने आखिरी विषय पर आते हैं, जो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ले आता है। ये सिर्फ एक प्रदूषक नहीं, बल्कि एक पूरी रासायनिक प्रक्रिया है जो हमारे ऊपर आसमान में होती है। चलिए बात करते हैं स्मॉग की। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है, स्मोक और फॉग, यानी धुआं और कोहरा। जब ये दोनों मिलते हैं तो स्मॉग बनता है। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण मिश्रण नहीं है। यहाँ एक पूरी केमिकल प्रोसेस काम करती है, जिसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, उत्सर्जन। गाड़ियों और कारखानों से नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स जैसी गैसें हवा में छोड़ी जाती हैं। दूसरा, प्रतिक्रिया। जब इन गैसों पर सूरज की तेज रोशनी पड़ती है तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और तीसरा, निर्माण। इस रिएक्शन के कारण जमीनी स्तर पर ओजोन और फॉर्मैल्डिहाइड जैसी नई और भी ज्यादा खतरनाक गैसें बनती हैं। और यही जहरीला मिश्रण फोटोकेमिकल स्मॉग कहलाता है। तो हमने देखा कि हमारी हवा का संतुलन कितना जटिल और नाजुक है, और इसे बिगाड़ना कितना आसान। अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ गए हैं, तो असली सवाल ये उठता है, इस संतुलन को बनाए रखने में कैसे मदद की जा सकती है।